नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की खबर, यानी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खबर से। नितिन नवीन, लगभग उनका नाम आज तय होना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शाम 4 से 5 बजे तक पूरी कर ली गई है और आज रात तक जो नाम है उसकी घोषणा हो जाएगी। पहली खबर यही होगी दिल्ली से, जिसके बाद दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। और ये खबर भी दिल्ली से ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। क्या उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर फूल सिंह बरैया के जो बोल थे उसको लेकर दिग्विजय सिंह का साथ उनको मिल चुका है। दिग्विजय सिंह ने उनका समर्थन क्यों किया है, क्या उन्होंने कहा है, वो भी दिखाएंगे। चौथी खबर भी भोपाल से है, जहां पर अस्थायी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों लंबे समय से लगातार ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की मांगे लेकर डीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं और वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। और आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली की उस खबर से, जिसको लेकर कुछ ही देर के बाद एक बड़ा ऐलान होना है। बात कर रहे हैं बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े फेरबदल की। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज जो नामांकन की प्रक्रिया है, नाम के ऐलान की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नितिन नवीन का लगभग तय होना माना जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन उन्होंने दाखिल कर लिया है। और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 20 नेता मध्य प्रदेश से प्रस्तावक बने, जबकि छत्तीसगढ़ से 17 नेता हैं। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड से बड़ी भागीदारी नेताओं की दिखाई दी। तो वही छत्तीसगढ़ के जो 17 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों मुख्यमंत्री, कई मंत्री, विधायक, सांसद ये शामिल हैं। वही पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा से प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए हैं। तो शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का जो वक्त है वो तय किया गया है। 6 बजे के बाद 6:30 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो लगभग तय माना जा रहा है 12वें अध्यक्ष के तौर पर वो इस चुनाव में बतौर अध्यक्ष के तौर पर लगभग चुने जाएंगे। और स्पर्श शर्मा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्पर्श, नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या नितिन नवीन के अलावा भी कोई और नामांकन दाखिल हुआ है? किस तरह की गहमा गहमी, किस तरह की हलचल? देखिए, फिलहाल जो नामांकन का समय था वो पूरा हो गया है। 2 से 4 बजे के लिए नामांकन का जो समय था वो आवंटित गया था। ऐसे में हमने देखा कि सबसे पहले जो तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता थे, उनकी तरफ से बतौर जो प्रस्तावक है अपनी भूमिका जो है निभाई गई थी। उसके बाद में अलग अलग राज्यों के संदर्भ में बात करें, तमाम जो बड़े नेता सीएम के नेतृत्व में जो अपनी भूमिका है निभाते हुए जो है नजर आए थे। तो फिलहाल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जो है संपन्न हो गई है। अब जो अगर हम बात करते हैं जो आगे आने वाले समय में प्रक्रिया देखने को जो है सीधे तौर पर मिलेगी, वो नामांकन पत्रों की जांच का समय जो है वो रखा गया है और उसके बाद में जो है नामांकन वापस लेने की जो जांच जो समय है वो करीब 5 से 6 बजे रहेगा और 6:30 बजे के आसपास जो है औपचारिक रूप से घोषणा करके बताया जाएगा कि कितने जो है नामांकन के लिए लोग जो है या फिर कहें कि जो पत्र है वो प्राप्त हुए हैं। हालांकि जो हमारे पास जानकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अब तक सिर्फ नितिन नवीन का नामांकन ही जो है वो जो है नामांकन पत्र के तौर पर जो है प्राप्त हुआ है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कितने प्रस्तावक उनके जो है नामांकन पत्र के रूप में हस्ताक्षर करते हुए जो है नजर आए थे। और अगर एक ही नामांकन होता है तो कल किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, कल केवल नाम घोषणा जो है की जाएगी, वो लगभग 1 बजे के आसपास जो है नाम की घोषणा जो है कर दी जाएगी। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है वो फिलहाल जो है अपनाई जा रही है। लेकिन नामांकन के समय की अगर हम बात करते हैं तो वो जो 2 से 4 बजे तक था, डेडलाइन खत्म हो गई है।
बिल्कुल, जाहिर सी बात है नामांकन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन आगे का जो आप जैसे कह रहे हैं कि कल तक नाम की घोषणा होगी, लेकिन नामांकन का अगर ये जानकारी सामने आ जाएगी कितने लोगों ने नामांकन भरा है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाएगा कि और कौन रेस में और किस तरह से आगे बढ़ा। हालांकि रेस में नाम इसके पहले बहुत सारे लोगों के सामने आ रहे थे, लेकिन क्या अब भी किसी का नाम चर्चा में हो रहा है कि इनके साथ इनका नाम भी जुड़ रहा है, या बाकी सदस्यों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है नितिन नवीन के नामांकन को लेकर? देखिए, बीजेपी में जैसे रही है रीति नीति, उस हमेशा से एक ही व्यक्ति का जो नामांकन है किया जाता है। और जैसे नितिन नवीन को लेकर पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद में आज वही जो है केवल नामांकन करेंगी, यही बीजेपी की प्रथा हमेशा से जो है रही है। और इसलिए हम देख रहे थे कि अलग अलग राज्यों के जब 20 नेताओं के नाम बतौर डेलीगेट मंगाए गए थे, तो वहां पर तमाम नेताओं की तरफ से नितिन नवीन के नाम को ही आगे बढ़ाने का काम जो है किया गया था। तो निश्चित तौर पर आज जो है जब 6:30 बजे जो चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे कि नितिन नवीन के नाम को लेकर ही जो है जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। और उसके बाद में कल जो है कभी भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम की घोषणा जो है 12 बजे के बाद कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक हमारे पास जो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सूत्रों से वाले जानकारी है, उसके मुताबिक केवल नितिन नवीन के नाम को लेकर ही जो है तमाम लोगों की तरफ से हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है 12वें अध्यक्ष के तौर पर वो पदभार संभालेंगे, और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो एक ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे ज्यादा कार्यकाल जिनका रहा है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा किस तरह से आगे नितिन नवीन अपनी टीम बनाते हैं, कैसे वो जिम्मेदारी निभाते हैं। और आने वाले समय में चूंकि लगभग 11 चुनाव होने हैं, उसमें उनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो नितिन नवीन जो कि मौजूदा समय में बिहार में कैबिनेट मंत्री भी है, 5 बार के विधायक भी है, जिस तरह से उन्होंने कम उम्र में अपने आप को साबित किया है, जाहिर सी बात है संगठन को एक मजबूती उन्होंने दी है, और इसीलिए उनको पार्टी ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी वो रह चुके हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं 5 का पंच की दूसरी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था उस मामले को लेकर कड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकार को, और साथ साथ विजय शाह को भी। उन्होंने कहा है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो सीधे सीधे तल्ख लहजे में ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के अब इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा देखना होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माफी जो मांगी है ये बहुत देर हो चुकी है। इस ऑनलाइन माफी में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर वो फैसला ले, यानी कि मुकदमा चलाने के लिए 2 हफ्ते के अंदर ही वो तय करे कि उनके ऊपर मुकदमा चलाना है। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि राज्य सरकार एसआईटी की रिपोर्ट पर भी कई महीनों के बाद भी अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, ना ले रही है, जबकि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है, अंतिम रिपोर्ट दे दी गई है। विजय शाह ने पिछले साल महू में विवादित बयान दिया था। 11 मई को इंदौर के महू में रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा, मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर पर भेजा। तो उसके बाद उन्होंने माफी जरूर मांगी थी, किरकिरी बहुत हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने चूंकि इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की है, जाहिर सी बात है अब राज्य सरकार को तय करना है कि आगे क्या वो एक्शन लेने वाली है। और इस पूरी खबर पर दोबारा रुक करते हैं हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये बातें कही है, ऐसे में सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या दलीलें दी गई है, किस तरह की बातें कही गई है, क्या इस पर जवाब पेश किया जाएगा, कोई संभावना है इस पर कार्रवाई को लेकर?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली जो भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरीके का विवादित बयान विजय शाह के द्वारा दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से आज सख्त जो है नजर आया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो आवश्यक मंजूरी है वो जो है देने के लिए 2 सप्ताह के भीतर जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है वो जो है इजाजत दे या फिर कहें कि विचार करे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले जब इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान ये कहा गया कि इस मामले पर जो गठित विशेष जांच दल है यानी जो SIT थी, उसकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निचली अदालत में मामला लंबित होने के कारण या फिर कहें कि लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक जो जरूरी कानूनी अनुमति है वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जो है विजय शाह की जो है नजर आ सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर जो आवश्यक मंजूरी है उसको लेकर विचार करके जो जानकारी है वो दे। इससे पहले हमने देखा था कि विजय शाह इस पूरे मामले को लेकर जो माफी है वो भी मांग चुके थे, लेकिन माफी वाले तर्क को जो है पूरी तरीके से खारिज जो है कर दिया गया है और हो सकता है कि अब आने वाले समय में विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से ही है और भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को दिग्विजय सिंह ने अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल वो एक किताब का जिक्र करते हुए उस किताब के विचारों को बता रहे थे, ये उनके अपने विचार नहीं है बल्कि वो तो इस विचार के खिलाफ है। तो अब दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है। हालांकि फूल सिंह बरैया ने इसके पहले स्पष्टीकरण दिया जब किरकिरी हुई, तो उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बरैया ने जो कहा वो किताब में लिखा था और खुद ये नहीं कहा है, उनके विचार नहीं है, इसका विरोध वो करते, ये बात दिग्विजय सिंह ने भी दोहरा दी है। तो देखिए, एक बयान को लेकर जो गलत था उसको समर्थन देने के लिए संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई तो नहीं हो रही है, बल्कि उनका साथ दिया जा रहा है और उसको ऐसे पेश करने की कोशिश हो रही है जैसे कि वो ये बात कह नहीं रही है बल्कि एक विचार को साझा कर रहे हैं। जबकि आप उनकी बातों को, उनके बयानों को सुनेंगे तो ये साफ समझ में आता है कि वो खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं और खुलकर वो ये बात कह रहे हैं। जो उनका भाव है वो कुछ उसी तरह का है। तो लगातार विवादित बयान जनप्रतिनिधि इन दिनों देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किरकिरी तो होती है, लेकिन जब ये किरकिरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पार्टी को, संगठन को फजीयत में डाल देती है, उसके बाद जाकर संगठन के नेता या तो उनके बयान से किनारा करते हैं या तो फिर तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर को लेकर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राम पांडे, जिस तरह से उनका बयान आया और जिस तरह से उसके बाद उनकी निंदा हुई, उसके बाद अब उसको एक अलग एंगल देने की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, समर्थन आप उसका कर रहे हैं, उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। आप निंदा करने के बदले, कार्रवाई करने के बदले समर्थन कर रहे हैं, कैसे समझे इस बात को हम? इस बात को सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, जो हमारी पार्टी है वो बलात्कार होता है, व्यभिचार होता है, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है मध्य प्रदेश में, 10 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तो हमारी पार्टी इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समर्थक हैं वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, जैसे ब्रजभूषण सिंह का किया, कुलदीप सेंगर का किया, अभी अंकिता भंडारी का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रज्वल रेवन्ना का कर रही है। इसका पूरा अर्थ यही निकल के आता है कि बलात्कार का विरोध होना चाहिए और हमारी पार्टी कर रही है। लेकिन राम पांडे जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस तरह के भाव उनके इस इंटरव्यू में दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं से भी नहीं लगता कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप एक बार फिर से सुनिए इस बात को और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी उनकी बातों को तवज्जो देते हुए कह रही कि वो तो सिर्फ किताब का रेफरेंस दे रहे, और किताब भी वो जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, रुद्र यावल तंत्र, ये किसी ने जाना ही नहीं आज तक। चलिए, आपने महाभारत, रामायण, किसी ऐसे धार्मिक पुस्तक का रेफरेंस दिया होता तो शायद लोग भी समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
लेकिन जिस भाषा में, जिस भाव के साथ वो बात कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट तो कुछ और ही समझ में आता है। अब देखिए, अब आप तो, या बीजेपी इस बात को भी नहीं मानेगी कि हजारों सालों से शूद्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, वो अच्छे घर में नहीं रह सकते हैं, वो अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं, यदि उनको छू लिया जाएगा तो नहाना पड़ेगा। तो ये सब हजारों सालों से हुआ था, उस बात को वो बता रहे थे। और जहां तक हम धर्म ग्रंथों की बातें करें तो हमारे देश में रामायण, गीता, महाभारत 3 को ही लोग ज्यादा जानते हैं, जबकि 18 पुराण हैं और हजारों लाखों पांडुलिपियां हैं और लाखों लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन कभी कभी कोई लेखक या तो सही लिख देता है उस समय के हिसाब से, या गलत लिख देता है। तो वो जिस किताब का उल्लेख कर रहे हैं उसमें तो लिखा हुआ है। चलिए, कहीं ना कहीं समझ में एक ही बात आती कि फजीयत होने के बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है और कहीं ना कहीं आप फिर अपनी बात को बचाने के लिए या सम्मान की रक्षा के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ रही है। बहरहाल वापस आऊंगा आपके पास। अजय धवले जी, आखिर इतना नीचे स्तर तक राजनेता क्यों गिरते जा रहे हैं? चाहे उनकी पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, हर जगह पे किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये जो स्तर है वो और कितना नीचे जाएगा? क्या कोई मापदंड स्थापित होगा? कोई किसी के सामने नजीर पेश करेगा? देखिए, पहले तो फूल सिंह बरैया जी का इस प्रकार से अपमानजनक और घृणित बयान देना, महिलाओं के विरोध की इस प्रकार की ऊंची मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया और आज दिग्विजय सिंह जी ने उनका समर्थन करके उसी मानसिकता का परिचय दिया। एक तरफ तो अभी राम पांडे जी उसका समर्थन करने का विषय कर रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी नोटिस इश्यू कर रहे। कई कांग्रेस के प्रवक्ता तो तत्काल फूल सिंह बरैया का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन राम पांडे जी जैसे प्रवक्ता इस घृणित मानसिकता के समर्थन में खड़े। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको हमको सबको ये देखने की आवश्यकता है, बहन बेटियां हमारे लिए पूजनीय, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हमारी देश की आस्था हमेशा से नारी शक्ति के सम्मान से चलती है और उस देश में इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग देश की राजनीति में है, देश के समाज का नेतृत्व कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राम पांडे जी या उनकी पार्टी या फूल सिंह बरैया जैसे लोग, इन सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को कोट कर रहा है, मतलब आप किसी के विचार से सहमत है तभी आप इस विचार को रख रहे हैं। पहले तो वो किसी धर्म ग्रंथ की बात कर रहे थे कि वहां उन्होंने पढ़ा है, फिर वो विवाद बढ़ने के ऊपर उन्होंने कहा कि बिहार के कोई प्रोफेसर है सोशियोलॉजी के, उनकी बात को उन्होंने कोट किया था। मूल रूप से ऐसे बयान देने से कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपके संस्कारों का प्रदर्शन होता है। और फूल सिंह बरैया ये कोई पहली बार नहीं इस प्रकार के बयान दे रहे, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी जी के इंदौर में अगुवाई का अवसर उन्हें देना, उस सोच का समर्थन करना, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी। बिल्कुल। अजय धवले जी, संक्षिप्त में बताइए अगला कदम क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से प्रश्न पूछ रही है, हम राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबसे प्रश्न पूछ रहे कि ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं की मान मर्यादा के साथ में बार बार विजय शाह को लेकर आज कोर्ट ने सख्ती बरती है, सर जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। और आपके कई ऐसे नेता है जो वो भी यही हरकतें करते हैं, बार बार ऐसे बयान देते हैं वो। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी, डॉक्टर राम पांडे जी। जरूरत इस बात की है कि एक नैतिकता का मापदंड तय किया जाए, कोई नजीर पेश किए जाए, कोई ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन दोनों ही दल करते हुए नजर नहीं आते हैं। और रुक करते अगली खबर का, जो कि भोपाल से है, जो कि स्कूली छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों और साथ साथ जो छात्रावास है वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी खबर है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये मांग रखी है और फिर से एक बार उन्होंने सरकार को ये कहा है कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं उसके अनुसार उनको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 4 से 5 हजार रुपए मासिक वेतन उनको दिया जा रहा है। 20 साल से ज्यादा समय से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वेतन न्यूनतम वेतन से भी काफी कम है। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों छात्रावासों में कार्यरत हजारों अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी राजधानी भोपाल में आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारी डीपीआई कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। न्यूनतम वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने ये गुहार लगाई है और ये प्रदर्शन किया। इस समय ऐसे भी होता है जो 5,000 रुपए में अपन काम कर रहे हैं, 5,000 में काम करने के बाद भी कम से कम में साल भर में सिर्फ 2 बार वेतन भुगतान होती है, जिसमें से सिर्फ 2 ही बार बजट आता है। 6 महीने में कभी मिलना है, कभी 3 महीने में मिलना है, ऐसे कभी कभी तो ऐसा है 9-9 महीने तक वेतन भुगतान नहीं होता। इस कारण में और ज्यादा कठिनाई होती है
अपन को काम करने में। और ये 5,000 रुपये कब तक मिलते रहेगा? जो शासन का नियम है, मजदूरी मद है, वो कम से कम में कलेक्टर दर पर तो भुगतान कीजिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता स्वाति शर्मा भी जुड़ चुकी है। स्वाति, इस पूरे मामले को लेकर ये जो प्रदर्शन हुआ है, इस पर क्या शासन प्रशासन से कोई मिलने इनके पास पहुंचा? क्या बड़ी मांगे इनकी है? क्या इस पर संज्ञान लेने के लिए कोई सोच विचार किया जा रहा है? क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला जो है ये पूरे मध्य प्रदेश की जो जनजातीय सरकारी जो होते हैं जनजातीय विभाग के, इसमें जो काम करते हैं, जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो हैं, उनका साफ कहना ये है कि कलेक्टर दर पे या तो वेतनमान दिया जाए, या जो सरकारी दर होती है जैसे 12,500 निर्धारित कर रखा है, तो 12,500 ना मिलकर ये जो 4 या 5,000 रुपए जो मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, वो क्यों नहीं मिलता है? तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से शोषण है। और यदि माना जाए तो बिल्कुल मांगे उनकी बिल्कुल जायज है, और जायज मांगों को लेकर ही आज वो राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए। और उनका साफ कहना था, जिसमें महिलाएं ज्यादा थी, साफ कहना था कि हमें या तो कलेक्टर दर पे वेतन दिया जाए, या फिर जो 12,500 जो निर्धारित कर रखा है वो वेतन दिया जाए। इसके बाद उनका ये भी कहना था कि साल से 2 ही बार उनको वेतन मिलता है 6 महीने का, कभी कभी 9 महीने भी हो जाते हैं पहला वेतन मिलने में, दूसरा वेतन 3 या 4 महीने में मिलता है। तो ऐसे जो विसंगतियां हैं, हर महीने ना मिलके 4,000 5,000 रुपए भी जो मिल रहे हैं, वो भी इतना तरसा के उनको दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि वो लोग जो हैं, कर्मचारी जो हैं, बिल्कुल, तो अपना घर कैसे चलाते होंगे। और इन्हीं मांगों को लेकर आज वो सीपीआई इकट्ठा हुए थे राजधानी भोपाल में, और वहाँ पर उससे कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़े उनके मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे क्या एक्शन होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया स्वाति इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के डीएड के जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी नियुक्ति को लेकर अब भी बात जोर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार से कह चुका है कि उनकी नियुक्ति कर दी जाए। 2300 वो पद है जिसके ऊपर नियुक्ति होनी है, और अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 दिसंबर से राजधानी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए कईयों की तबियत भी बिगड़ चुकी है, और आज पीसीसी चीफ दीपक बैज डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह चुका है, लेकिन अब तक उनके बात को भी सरकार ने नहीं माना है। और इस पूरी खबर पर मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है अधिक जानकारी के लिए। मनीषा, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है कि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं दी है, क्या सरकार का इस पर जवाब? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि 24 दिसंबर 2025 से जो डीएड सहायक शिक्षक हैं वो अपनी मात्र एक मांग, नियुक्ति की मांग को लेके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो आमरण अनशन है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और उनकी तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि या तो नियुक्ति या तो मृत्यु। वो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा वो इस आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। रोज 10-20 की संख्या में जो है वो सहायक शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं, उनकी तबियत खराब हो रही है, कमजोरी आ रही है, चक्कर खा के गिर जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जा रही है। अब ऐसे में आज पीसीसी चीफ दीपक बैज भी जो है वो पहुंचे हुए थे, वहां पर जितने भी सहायक शिक्षक मौजूद थे उन सभी से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी जो नियुक्ति है वो उसका आदेश जारी कर दिया जाए। और उन्होंने सरकार को एक तरीके से चुनौती भी दी है और सरकार से भी कहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आगे इस पर क्या एक्शन होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए मनीषा। तो देखिए, इसके पहले जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी बीएड और डीएड को लेकर मसला फंसा था, और एक बार फिर से अब इस पर कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। बावजूद इसके फिर से एक बार ये जो मामला है इसमें पेच फंसा हुआ है। आगे इस पर क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।